हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग आज अध्याय 11 क्लास 7 विज्ञान अध्याय 11 पढ़ने जा रहे हैं, रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। ये बिहार बोर्ड में की किताब में ये बहुत ही अच्छा चैप्टर दिया हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने किसी को स्वेटर बुनते हुए अवश्य देखा होगा, या शायद आप में से किसी को बुनना भी आता हो। स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन हम बाजार से खरीदते हैं, वह ऊन जिन रेशों का बना होता है, वे रेशों कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप जाड़ा के दिनों में, मतलब सर्दी के दिनों में कंबल का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कंबल कैसे बनते हैं? ऊन के रेशे भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। क्या और भी कोई जंतु है जिनके बालों से ऊन के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं? अब आता टॉपिक ऊन। भेड़, पहाड़ी बकरी, देखिए पिक्चर में देखिए भेड़ है, ये पहाड़ी बकरी, ये ऊंट, उसके बाद याक, लामा, लामा देख रहे हैं पिक्चर में, एल्पेका, एल्पेका का पिक्चर देखिए कैसा है, आदि कुछ अन्य जंतुओं के शरीर जो होते हैं ना, बाल से ढके होते हैं। ठीक है, इन जंतुओं के बाल से ऊन की प्राप्ति की जाती है। जो नाम मैंने लिया वो कौन कौन सा था? भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊंट, याक, लामा, एल्पेका। अब आता है कॉन्सेप्ट कि क्या आप बता सकते हैं इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं? बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है। वायु उष्मा की सुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को रोके रखती है। बाहर की ठंड को शरीर में जाने से रोकती है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, उसी प्रकार बकरियों की भी अनेक नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें अंगोरा नस्ल की बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। ये बकरियां जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रसिद्ध पश्मीना शॉल इन्हीं बकरियों के मुलायम बालों से बनाई जाती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन रेशों को जानताओ रेशा कहते हैं। रेशम के रेशे भी रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप बता सकते हैं लामा एल्पेका कहाँ पाए जाते हैं? भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन कौन सी है? रेशे से ऊन प्राप्त करना, ये कॉन्सेप्ट है। आपने भेड़ के झुंड को खेत में चरते हुए देखा होगा। भेड़ जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो घास और पत्तियाँ पसंद करते हैं। जो भेड़ चराने वाले भेड़ पालक होते हैं, वो उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें, खली भी खिलाते हैं। उसके बाद ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काट कर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाया जाता है, जिसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है। देखिए सबसे पहले कैसे होता है बालों की कटाई। इसमें क्या होता है कि भेड़ की रोएदार त्वचा पे दो प्रकार के बाल होते हैं। एक होता है दाढ़ी के पास के रूखे बाल, और एक होता है त्वचा के निकट के मुलायम बाल। तो इन बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उसी प्रकार उतार लिया जाता है जैसा कि आपके घरों में आपके पिताजी दाढ़ी बनाते हैं। यह प्रक्रिया बालों की कटाई कहलाती है। सामान्यतः बाल को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण नहीं रहने पर भी जीवित रह सके। भेड़ों के बाल फिर से उसी प्रकार उगाते हैं जैसे बाल कटाई के बाद आपके बाल उगाते हैं। चलो सेकंड नंबर, सफाई और धुलाई। उतारे गए बालों को विभिन्न टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, ताकि उनमें चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाए। यह प्रक्रिया जो होती है ना, अभिमार्जन कहलाती है। आजकल यह काम मशीनों द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें विभिन्न रोलर और ड्रायर से गुजारा जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में 11.5 में उनकी धुलाई किस तरह हो रही है। तीसरा, अभिमार्जन के पश्चात, मतलब छटाई वाला ऑप्शन है, पश्चात सूखे बालों की छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गिठान वाले बालों को पृथक किया जाता है। बालों में से छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो गांठ या बर कहलाते हैं।
यही बर और गांठ कभी कभी स्वेटर पे एकत्रित हो जाते हैं। बालों को सुखाना। छटाई के पश्चात रेशों को पुनः धोकर सुखा लिया जाता है। पांचवा, रंगाई। भेड़ तथा बकरी की ऊन समानतः काली, भूरी और सफेद होती है। रेशों को विभिन्न रंगों में रंगा जाता है ताकि मनचाहा रंग प्राप्त हो सके। आपने किसी व्यक्ति को बाल रंगते हुए देखा है? और छठा नंबर है कि रेशों को सीधा करके सुलझाना। रंगे रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है और लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में किया जाता है। अब आता है सातवां पॉइंट, बुनाई। हाथों से या मशीन द्वारा ऊनों की बुनाई करके ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। क्या बता सकते हैं यह किसका चिन्ह है? जब आप स्वेटर, कंबल या ऊनी वस्त्र छूते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुकी रहती है जो ऊष्मारोधी के कार्य करती है, जिसके कारण ऊन के कपड़े हमें गर्म रख पाते हैं। तो ये मैंने आपको इतना अच्छी पढ़ा, कैसे कैसे आपको बताया था। पहले होता है बालों की कटाई, दूसरा होता है साफ सफाई, तीसरा होता है उसके बाद उसकी छटाई। ठीक है, पहले हम लोग बालों को काटेंगे, फिर उसके बाद धुलाई, उसको साफ सफाई करेंगे, फिर उसको छाटेंगे। चौथा, बाल को सुखाना। पांचवा होता है रंगाना और छठा होता है सीधा करके सुलझाना। और सातवां होता है बुनाई। हाथों से मशीन द्वारा उनकी बुनाई करके उन्हीं कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये 7 ऑप्शन होते हैं। अब व्यवसायिक संकट सुनिए। उन उद्योग के छटाई विभाग में काम करने वाले का कार्य जोखिम भरा होता है क्योंकि ये एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें सॉर्टर डिजीज कहा जाता है। किसी भी उद्योग में ऐसे जोखिम को झेलना व्यवसायिक संकट होता है। अब आते हैं रेशम के बारे में। रेशम कौन पहनता है? पहने जाने वस्तु तालिका है। अब रेशम की खोज के बारे में क्या है कि चीनी किंवदंती अनुसार एक चीनी सम्राट ने सामग्री से अपने बगीचे में उगने वाले सहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण पता लगाने के लिए कहा। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि सहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। ये कृमि अपने अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। स्वयं से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया। उसमें से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। इस प्रकार चीन में रेशम उद्योग का आरंभ हुआ, जिसे सैकड़ों वर्षों तक कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों या व्यापारियों ने रेशम को अन्य देश में पहुंचाया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। नक्शे में सिल्क रूट खोजने का प्रयास कीजिए। रेशम के कीट रेशम के रेशे को बनाते हैं, जिसके कारण रेशम के रेशे भी जाता रेशे कहे जाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को पालना रेशम कीट पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। अब आते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। देखिए, सामान्यतः कहा जाता है कि कीट के जीवन की 4 अवस्था होती है। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है। लार्वा जो होती है शहतूत की पत्तियों को खाती है और बड़े हो जाती है। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करती है, जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। कीट का आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। पूर्ण विकसित होने के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर आता है। अब आता है रेशम कीट पालन। मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। व्यावसायिक उत्पादन हेतु अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है, जो उन्हें स्वास्थ्यकर स्थितियों मतलब उचित ताप और एवं आर्द्रता में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म किया जाता है जिससे लार्वा निकल आए। यह क्रिया तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां आती है। लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगते हैं, जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती है। इससे कोकून जुड़ जाते हैं। कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होता है। पिक्चर में देखिए शहतूत का पत्ता कैसा होता है। कई अलग कीटों से रेशम बनाया जाता है। तसर रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के यह तसरशील कीट है कि कोकून से बनाई जाती है। यह रेशम भी अन्य रेशम जैसी पतली होती है। इनके धागों में थोड़ी सी चमक होती है। अब आते हैं कि कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। रेशे निकालने से लेकर उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। रीलिंग मशीन द्वारा की जाती है, जो कोकून से रेशे को निकालने के साथ साथ
रेशों की कताई भी करते हैं जिनसे रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लाए जाते हैं क्योंकि इनमें से बहुत रेशे निकलते हैं महीन, उन्हीं रेशों से धागे बनते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन धागों से वस्त्र जो है ना बुना जाता है। इन धागों से वस्त्र बुनाई ऊन की बुनाई से भिन्न होती है। सूती तथा रेशमी वस्त्र की बुनाई समानतः ताना बाना के रूप में होती है। ध्यान दें कि ऊनी वस्त्रों की बुनाई फंदे के रूप में होती है जिसकी बनावट नीचे दी गई चित्र के अनुसार है। देख लें फंदे के अनुसार इस तरह बुना जाता है फंदे की बनावट, देखिए पिक्चर में। अब आता है रेशम कीट पालन से लेकर वस्त्र निर्माण तक अधिकांश काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार इस उद्योग में महिलाओं की भूमिका अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाली है, परंतु इस उद्योग में धमा, शोषण रोग, चर्म रोग, सर दर्द आदि व्यावसायिक संकट है। तो इस तरह मैंने आपको पढ़ा दिया ये चैप्टर, इसमें नए शब्द है देख लीजिए और कुछ हमने क्या सीखा।